और मैं रवि। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सर। हम उनसे बातचीत करेंगे कि बिहार में किस तरह से जो राजनीति है और यहाँ की जनता को नया विकल्प देने की बात कह रहे हैं, तो कैसे विकल्प देंगे, क्या एजेंडा होगा बिहार सरकार में। जिस तरह से 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई चल रही है, वैसे में तीसरा मोर्चा कितना कारगर होगा, क्या एजेंडा होगा, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद जी। सर, बिहार में सीधी लड़ाई हो रही है 15 साल बनाम 15 साल की, वैसे में तीसरा मोर्चा जो आप बना रहे हैं बिहार में, कैसे सर सक्सेस कर पाइएगा। देखिए, मैं मानता हूं कि 15 साल बनाम 15 साल एक राजनीतिक साजिश है और जानबूझ के इसको प्रचारित किया जा रहा है। आप लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं और चारों तरफ जिक्र है 15 साल बनाम 15 साल कि सनम हमने तो डुबाया ही, लेकिन तुमने भी डुबाया और तुमने हमसे ज़्यादा डुबाया। इसलिए दो डुबाने वालों के बीच में संघर्ष। बिहार की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। आज की परिस्थिति में बिहार की जनता एक नए विकल्प की तलाश कर रही है और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मेरे जैसा व्यक्ति अपने सारे अनुभव के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बिहार को एक बिहारी होने के नाते मुझे एक नया विकल्प देना चाहिए। हमारे बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े कि बिहार को एक नया विकल्प पेश किया जाए और वही नया विकल्प रखने के लिए आज हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, बिहार में यानी आप हम तो माने आपके अनुसार कि क्या पिछले 30 सालों में बिहार में विकास नहीं हुआ है तब तो। नहीं, वो आपको पूछने की ज़रूरत क्या बची है अभी हमसे। आप केवल आज जो लोगों ने आज जो लोग शासन में हैं और 15 साल से शासन में हैं उनकी बात आप सुनिए। इसके पहले जो लोग 15 साल शासन में थे और जो वो 15 साल शासन में इनके पहले थे उनकी बात सुनिए आज के 15 साल के बारे में। दोनों क्या कहेंगे? दोनों एक दूसरे के बारे में, जैसा मैंने आपसे कहा, यही कहेंगे कि उसने हमसे ज़्यादा डुबाया, हमने बहुत अच्छा काम करके बिहार की तरक्की कर दी। ये नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे कि उसको, उसके बदले हमको चुनो क्योंकि हम उतने बुरे नहीं हैं जितना वो है। तो ये दो बुराइयों की लड़ाई बिहार में जानबूझ के एक विकल्प के रूप में रखा जा रहा है कि इन दोनों के अलावा तीसरा कोई आए ही नहीं मैदान में। तो वो पुरानी बात हो गई क्योंकि अब एक नया विकल्प बिहार में आ गया है। हम लोग आ गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस UDA एक नया विकल्प के रूप में आज बिहार की जनता के सामने है और हम लोग बिहार की जनता को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे आने वाले चुनाव में कि वो सब जो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्षेत्र की बातें हैं, जात की बातें हैं, इन सब से ऊपर उठ के बिहार की बात सोचें, बिहार के भविष्य के बारे में सोचें और उसको बेहतर बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग करें। सर, क्या लगता है बिहार सर पिछले 30 सालों में कितना पीछे चला गया है सर। अब ये कहना मुश्किल है कितना पीछे चला गया। 50 साल पीछे चला गया, 100 साल पीछे चला गया, लेकिन बहुत पीछे चला गया। एक ही उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ज़माना था जब बिहार में उद्योग धंधे लगे हुए थे। चीनी का उद्योग था, जूट का कारखाना था, पेपर का कारखाना था, कपड़े के कारखाने थे और भी बहुत तरह के कारखाने बिहार में लगे हुए थे। और झारखंड को इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बिहार की बात कर रहा हूँ। तो बहुत तरह के कारखाने लगे हुए थे। आज उन सब उद्योगों का क्या हुआ? पेपर उद्योग था, सब समाप्त हो गया। आज कोई भी उद्योग बिहार में जीवित नहीं है। बिहार का पिछले 30 वर्षों में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। औद्योगिकरण होने के बजाय औद्योगिकरण का विनाश हुआ है। बिहार की आबादी जो है वो देश की आबादी की 10% है और हमारे बिहार में आज जो उद्योग हैं, धंधे लगे हुए हैं, वो 1.2% हैं देश के उद्योग धंधे के। तो ये चलने वाली व्यवस्था है क्या कि 10% आबादी पर 1.2% उद्योग लगा हो? तो उसकी पोसाई हो सकती है 10% आबादी की? नहीं हो सकती है। बिहार के किसानों की गिनती आज देश के सबसे गरीब किसानों में होती है।
क्योंकि हर साल उसके फसल का नुकसान होता कई कारणों के चलते, जिसमें बाढ़ सबसे बड़ा कारण है। तो हर दृष्टिकोण से बिहार पिछड़ता रहा है, पीछे जाता रहा है, गर्त में जाता रहा है, आगे बढ़ने के अलावा तरक्की करने के बजाय। सर एक सवाल ये भी है कि अभी हालात जिस तरह से कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहा है कि चुनाव को टाल दिया जाए, कोरोना के बाद हो, लेकिन सरकार जिस तरह से पाबंदी से लगा रही है, राजनीतिक धार्मिक कार्यों पर रोक लगा दिया गया है ऐसे कोरोना काल में, लेकिन वो क्या एक कहेंगे? हास्यास्पद स्थिति है कि बिहार में लॉकडाउन लगा, पहले उसके देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अभी जो लेटेस्ट लॉकडाउन है उसमें किन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है? सामाजिक कोई कार्यक्रम नहीं होगा, धार्मिक कोई कार्यक्रम नहीं होगा, राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो लेकिन चुनाव होगा, हाँ? चुनाव राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, तो वो चुनाव होगा और चुनाव के पहले तक लॉकडाउन लगा रहेगा। किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो प्रचार में निकले, जनता की मदद के लिए जाए बाढ़ में। कोरोना अलग है। तो आप विपक्ष की बात कर रहे थे, मैंने भी इसमें अपनी आवाज़ जोड़ी है कि बिहार में चुनाव कराने का ये उपयुक्त समय कतई नहीं है। और चुनाव आयोग दिल्ली में अपने एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर अगर तय करता है कि बिहार में चुनाव समय पर होंगे, यानी कि अक्टूबर नवंबर में होंगे, तो मेरा मानना है कि हर मतदान केंद्र जो होगा वो कोरोना केंद्र बन जाएगा, कोरोना संक्रमण केंद्र बनेगा। लोग इतने डर गए हैं, आपने कहा कि देश के गृह मंत्री को कोरोना हो गया, सारे एहतियात के बावजूद। तो जब गृह मंत्री को हो सकता है तो आपको, हमको हो सकता है, आम जनता को हो सकता है। तो उसमें कौन रिस्क लेने के लिए जाएगा, कौन खतरा मोल लेगा कि चलो भाई वोट दे दो? जान दे के कोई वोट नहीं देता है। मैंने चुनाव लड़ा है उन क्षेत्रों से जहाँ पर कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते थे, और मैं जानता हूँ कि नक्सलियों के डर से लोग चुनाव मतदान केंद्र पर नहीं जाते थे। इस बार लोग कोरोना के डर से मतदान केंद्र पर नहीं जाएंगे। अगर केवल फॉर्मेलिटी कराना है तो हम तो ये कहेंगे कि आपके चैनल से वो लोग एक सर्वे करा लें कि किसको कितनी सीट मिलेगी, और काहे के लिए चुनाव के ऊपर इतना पैसा खर्च करेंगे। अर्नब गोस्वामी से करा लें सर्वे और छोड़ दें कि भाई जीत गए हम लोग, छोड़ दो, चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा बढ़िया एक नमूना होगा भारत के प्रजातंत्र का। चुनाव कराने का कतई ये उपयुक्त समय नहीं है। अगर चुनाव आयोग चुनाव कराने पर आमादा है तो बिहार की जनता के साथ और प्रजातंत्र के साथ नाइंसाफ़ी होगी। सर बिहार में कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में पिछले 4 महीनों में 3 स्वास्थ्य सचिव जो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, ऐसे में सर स्वास्थ्य सचिव पर गाज गिराना क्या लगता है सर, सरकार की नाकामी या फिर? मैं मानता हूं कि ये स्वास्थ्य सचिव की नाकामी नहीं है, ये सरकार की नाकामी है, मुख्यमंत्री की नाकामी है। एक स्वास्थ्य सचिव थे यहाँ पर, लोग कहते थे कि अच्छा ही काम कर रहे थे, अचानक उनको बदल दिया गया। कुछ कारण होंगे बदलने के, मैं नहीं जानता हूँ, जनता नहीं जानती है उन कारणों को। लेकिन जाहिर है कि उनके बदले जिस व्यक्ति को लाया गया, उनको यही सोच के लाया गया होगा ना कि ये उनसे बेहतर काम करेंगे। सीनियर आईएएस अधिकारी दोनों थे, तीनों हैं, तो उनको लाया गया, 2 महीने के भीतर उनको बदल दिया गया। इसका मतलब कि जो फैसला बिहार सरकार ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, वो फैसला गलत था। उस अफसर की सीनियरिटी के बावजूद बिहार सरकार पहचान नहीं सकी कि ये संक्रमण के काल में, चुनौती के काल में वो सफल होंगे। अब तीसरे को लाए हैं। मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि स्वास्थ्य सचिव को बदलने से काम नहीं चलेगा, बिहार की जनता को, बिहार के मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, क्योंकि ये नाकामी मुख्यमंत्री की है। स्वास्थ्य सचिव तो उनके मातहत काम करते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि बिहार में हर साल बाढ़ आते हैं, उसके बाद भी सरकारें कह रही कि हम विकास कर रहे हैं, उसके बारे में सर क्या पूछेंगे?
नहीं, देखिए इस साल की बाढ़ की विभीषिका तो बहुत ही भयानक है और सालों की तुलना में। और इसका पूर्व ज्ञान बिहार सरकार को होना चाहिए था, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था कि खूब बारिश होगी इस बार के मानसून में। बारिश का मतलब वो बाढ़ आएगी, तो बिहार सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारी नहीं हुई। अब एक तटबंध के बाद दूसरा तटबंध, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार तटबंध टूट रहे हैं और लोग बाढ़ के चपेट में आ रहे हैं। 40 लाख लोग शायद बाढ़ के चपेट में अब तक आ चुके हैं, और उनके लिए जो इंतज़ाम होना चाहिए उसमें भारी कमी है। भारी लूट खसोट हो रहा है बाढ़ के रिलीफ के नाम पर, और सरकार खामोश बन के, मौन बन के उसको देख रही है, कोई इंतज़ाम सही नहीं कर रही है। और इसी को देखने के लिए और अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग कल निकल रहे हैं 4 दिनों की यात्रा पर। सारे ज़िलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, और उसके बाद आकर हम लोग अपना रिपोर्ट चाहेंगे बिहार के राज्यपाल को देना। सर, विपक्ष का कहना है कि आप किसी खास एजेंडे के तहत बिहार में सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सर हम जानना चाहेंगे सर। हाँ भाई, खास एजेंडा है ना, खास एजेंडा है बिहार को बेहतर बनाना। 30 साल में बिहार ने जो दंश झेला है उससे बिहार को मुक्ति दिलाना, एक बेहतर बिहार बनाना, बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाना, ये तो हमारी साजिश ही है। अगर ये साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, तो हम इस साजिश में शामिल हैं। नहीं सर, उनका सीधा ये कहना था कि वो पुराने पहले बीजेपी में रहे हैं, आरएसएस से रहे, उसके बाद फिर इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को या फिर विपक्ष को डैमेज करने के लिए ही आप। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आज के दिन कहना चाहूँगा कि हम किसी को डैमेज करने के ख्याल से नहीं आए हैं, बेहतर बिहार बनाने के ख्याल से आए हैं। बिहार की जनता आज व्याकुल होकर एक नए विकल्प की तलाश कर रही है, और हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अगर वोट कटेगा, घटेगा, तो वो एनडीए गठबंधन का घटेगा। विपक्ष को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, हम अंतिम में चलते चलते आपसे लो बिहार बनाओ बेहतर, बिहार का क्या एजेंडा होगा जिसके बीच में अब जनता को लेकर जाएंगे सर? देखिए, हमने 2-3 चीज़ें इसमें कही हैं। एक तो हमको ऐसा बिहार बनाना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, हमें ऐसा बिहार बनाना पड़ेगा जो अपराध से मुक्त हो, हमें ऐसा बिहार बनाना पड़ेगा जिसमें सामाजिक शोषण नहीं हो। जब ये 3 चीज़ें जल्दी से जल्दी हम सुनिश्चित कर देंगे तो स्वतः बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी और बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आज बिहार अगर तरक्की के रास्ते पर पीछे हट रहा है, पीछे जा रहा है, तो उसका मुख्य कारण है ये 3: भ्रष्टाचार, अपराध और शोषण। फिर जो परिकल्पना है बिहार, नए बिहार की, वो ये है कि उस बिहार में किसी नौजवान को नौकरी की तलाश में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, शिक्षा की तलाश, बेहतर शिक्षा की तलाश में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज शिक्षा की जो दुर्दशा है, स्कूली शिक्षा से लेके विश्वविद्यालय शिक्षा तक, उससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। चिकित्सा के लिए किसी बिहारी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में जो किसान है वो देश के उन्नत किसानों में उसकी गिनती होनी चाहिए। बिहार में जो औद्योगिक धंधे चौपट हो चुके हैं, वहाँ पर नए उद्योगों को लगाने की ज़रूरत है। हर तरह से बिहार को और बिहार के समाज को आगे बढ़ाने का काम ये नया विकल्प यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस करेगा। ये मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। एक सवाल और हम यहाँ पर लेंगे कि यदि बिहार की जनता आपको यहाँ की सत्ता सौंपती है तो कितने दिनों में बिहार की सूरत को बदल दीजिएगा? 5 साल के भीतर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम अपनी घोषणा पत्र बनाएंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा होगा कि हम 3 महीने के भीतर कौन काम करेंगे, 6 महीने के भीतर कौन काम करेंगे, 1 साल के भीतर कौन काम करेंगे, और 5 साल के भीतर कौन कौन सा काम कर देंगे। और हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बिहार की जनता के सामने हम इस बात का ब्यौरा रखेंगे कि हमने जो वादे किए थे उससे उनको हमने कैसे पूरा किया। और ये हम नहीं कहेंगे कि 5 साल के बाद तुमको हम हिसाब देंगे, और फिर 5 साल के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमको एक और मौका दो
अगले 5 साल में हम ये काम करेंगे। फिर 15 साल के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमको एक और मौका दो, तो हम अगले 5 साल में ये काम करेंगे। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें हर सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, और जो भी आप वादे करते हैं जनता से उसको 5 साल में आपको डिलीवर करना है। लेकिन मैं 5 साल का भी इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं जल्दी से जल्दी सारे कामों को एक समय सीमा के भीतर करने की कोशिश करूँगा। अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सर को कि वो बिहार में किस तरह से राजनीति में बदलाव लाने के लिए बिहार की धरती पर आए हैं और यहाँ के जितने भी तमाम छोटे छोटी जो पार्टियां हैं नया विकल्प देने के